एक्टर सलमान खान को फिर धमकी को लेकर खबर है, जहां लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी भरा एक मैसेज भेजा गया है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को यह धमकी भेजी गई है। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो एक बार फिर से सलमान खान को धमकी को लेकर इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी भरा मैसेज भेजा गया है और अब मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को यह धमकी भेजी गई है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, कैसे लिया जाए इसे? कल शाहरुख खान को लेकर खबर सामने आती है कि किस तरीके से सीधे मुंबई पुलिस को मैसेज जाता है। आज खबर एक बार फिर से सलमान खान को लेकर है, जहां मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को यह धमकी। बिल्कुल, देखिए, कल शाहरुख खान को जो धमकी मिली थी उस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही हुई। दूसरी तरफ गुरुवार रात को लगभग 12 बजे के आसपास ट्रैफिक कंट्रोल में एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। एक बार फिर से दरअसल सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक गाना लिखा गया है और उसे न छोड़ने की बात कही गई है। 1 महीने के अंदर धमकी देने वाले शख्स ने यह भी कहा कि 1 महीने के अंदर जिसने गाना लिखा है उसको भी मार दिया जाएगा और सलमान खान में हिम्मत है तो वह उन्हें बचा लें। तो जाहिर बात है, इस धमकी के बाद में तुरंत ट्रैफिक पुलिस ने वर्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद वर्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक FIR वर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया और इस शख्स की तलाश कर रही कि आखिर ये शख्स कौन है, क्यों धमकी दिया, क्या इसका किसी गिरोह से या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाकई में ताल्लुकात है या फिर ये भी किसी रैंडम किसी तरह का कोई शख्स है जिसने फोन करके इस तरह की धमकी दी है। लेकिन धमकी देने का जो सिलसिला है लगातार जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धमकियां लगातार ट्रैफिक कंट्रोल के नंबर पर लगातार आई है, क्योंकि लगभग ऐसे 4 से 5 फोन कॉल या मैसेजेस आ चुके हैं ट्रैफिक कंट्रोल में, जहां पर सलमान खान का नाम लेकर बिश्नोई गैंग के नाम से धमकियां दी गई है। हालांकि सीधे तौर पर बिश्नोई गैंग का नाम बिश्नोई गैंग से जुड़ा कोई व्यक्ति इन मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं कल बैंड्रा पुलिस थाने में जो मामला दर्ज हुआ था 5 नवंबर को, वो भी सामने आया कि बैंड्रा पुलिस थाने में फोन करके धमकी दी गई शाहरुख खान को मारने को लेकर। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार पुलिस के सामने मुश्किलें बढ़ रही है कि एक एक करके लगातार कई ऐसे फोन कॉल मैसेजेस आ रहे हैं जो मुंबई पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरे मामले की जांच की जा रही है उसी के तहत नजर बनाए रखे आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजीव आपका। और अगली बड़ी खबर का रुख करें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ है। ग्राम रक्षा समूह के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने अगवा कर हत्या को अंजाम दिया। कश्मीर टाइगर्स ने घटना की जिम्मेदारी ली है। तो किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ है। ग्राम रक्षा समूह के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई। नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की हत्या कर दी गई। दोनों मवेशी चराने के लिए जंगल में गए थे। कश्मीर टाइगर्स संगठन ने ली है जिम्मेदारी। जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा है कश्मीर टाइगर्स। अब जम्मू कश्मीर में नवंबर में किस तरीके से अभी तक आतंकी हमलों को लेकर घटनाएं सामने आई हैं, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसमें बड़ी खबर इस वक्त है 7 नवंबर किश्तवाड़, जब 2 ग्राम रक्षा गार्ड्स की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन 7 नवंबर यानी आज सोपोर सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर यह खबर, कल की यह खबर है। हालांकि उससे पहले 6 नवंबर जब कुपवाड़ा में भी एक मुठभेड़ में आतंकी के ढेर होने को लेकर यह खबर आई। 3 नवंबर जब श्रीनगर में संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक हुआ और 12 लोग इसमें घायल हुए। हालांकि उससे पहले 1 नवंबर जब बडगाम में भी 2 गैर कश्मीरियों पर हमले को अंजाम दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में नवंबर में जिस तरीके से अभी तक आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और आतंकी हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रदर्शनकारियों की, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है आतंकी हमले को लेकर के। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों। और अब आप सुनिए कि मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का क्या कहना है। जो जानकारी के मुताबिक जो कुछ फोटोज सामने आई हैं उसमें कुलदीप और नजीर नाम के 2 जो VDGs हैं उनको आंखें बांधी हुई हैं और उस प्रकार से फोटो देखिए बड़ी क्रूरता के साथ मारा गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि हो ऐसा नहीं हुआ है। किश्तवाड़ में भी इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में बड़ा दुखद है।
काफी देर से मिलिटेंसी रुकी हुई थी। बीडीजी के सदस्य के पास अब हथियार थे या नहीं थे, कैसे उनको पकड़ा, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और इस बीच एक खबर और घाटी से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पानीपुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी की गई। और महराज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। महराज, अभी भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हैं और इसलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल अंजलि, बता दें ये ऑपरेशन जो है उत्तरी कश्मीर में तीसरा बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। इससे पहले बांडीपुरा और कुपवारा में भी ऑपरेशन देखा गया था और इसके बाद कहा जा सकता है कि 48 घंटों के भीतर ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें 3 मिलिटेंटों के फंसे जाने की जो है पुष्टि हुई है और अभी तक जो है एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि जो इंटेंस फायरिंग अभी कुछ देर पहले देखी गई उसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन जो फाइटिंग पैटर्न बार बार इन एनकाउंटरों से देखने को मिलता है तो निस्संदेह ट्रेंड मिलिटेंट्स है और जो छुपे हुए हैं और सुरक्षा बल जो है हर एक प्रयास कर रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज को रोका जाए और उसके चलते थोड़ा सा ऑपरेशन में टाइम लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये एक सप्ताह में 5वां बड़ा एनकाउंटर है जो कि कश्मीर संभाग में हो रहा है और इस निसंदेह कहे जा सकते हैं कि 6 मिलिटेंट्स जो अभी मारे गए हैं हाल ही के एनकाउंटर्स में, इसमें 5 विदेशी मिलिटेंट हैं। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है, जैसे कि सूत्रों का भी कहना है कि जो यहाँ सागीपुरा पानीपुरा एनकाउंटर है इसमें भी जो है विदेशी मिलिटेंट छुपे होने की संभावना है। जी अंजलि, बिल्कुल, और आतंकियों को पकड़ने के लिए ही इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है और दोनों ही ओर से गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। नजर बनाए रखिएगा महराज, शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। बात भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद की, जहां कनाडा की हरकत पर भारत के सख्त एतराज को लेकर खबर है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल बैन करने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। एमईए ने मामले पर एतराज जताया है, कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाखंड कनाडा करता है। कनाडा में एफएम की पीसी के बाद बैन किया गया चैनल। We understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. और आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर में हुई मारपीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कनाडा ने एक नई करतूत कर दी है। अब कनाडा ने क्या किया ये जानिए। कनाडा ने ब्लॉक किया है ऑस्ट्रेलियाई चैनल। ऑस्ट्रेलिया टुडे का सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग की पीसी के बाद यह एक्शन लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने दिखाई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, कनाडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले आपने देखा कि कनाडा में कैसे हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया था, मंदिर में घुस करके तोड़फोड़ की गई थी। और अब उसके बाद दूसरी खबर कनाडा से सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट कनाडा सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल का ऑस्ट्रेलिया टुडे का सोशल मीडिया अकाउंट बैन किया गया है। दरअसल विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने दिखाई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी बात से कनाडा की गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो नाराज थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल, उसका सोशल मीडिया अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया वो अकाउंट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कनाडा की गवर्नमेंट, कनाडा की सरकार घबराई हुई है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दिखाया जा रहा था, इसी बात की नाराजगी निकाली गई है। हमारे सहयोगी मनीष जावाल से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, आखिर जस्टिन ट्रूडो को ऐसी क्या दिक्कत है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक पीसी बस दिखाई गई और उसके बाद उस ऑस्ट्रेलियाई चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी अंजलि, अपना सवाल दोहराएं। मनीष, क्या जस्टिन ट्रूडो भारत से इतने घबराए हुए हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है उससे इतने नाराज हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर वो केवल राजनीतिक दबाव भर होता तो समझ में आता कि भारत के खिलाफ जो अब तक उनकी बयानबाजी है, जब तक उनकी कार्रवाई है, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो किसी बात को लेकर ब्लैकमेल हो रहे हैं। वरना एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा, ये अमूमन होता नहीं है। कम से कम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ये होता नहीं है। ऐसे में लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के कनपट्टी पर रखकर चाहे खालिस्तानी लोग कुछ ऐसा करवा रहे हैं, या तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो जैसा कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो वैसा ही करते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसी ब्लैकमेल के तहत जस्टिन ट्रूडो कुछ और भी करेंगे, जिससे उनके न केवल उनकी बल्कि कनाडा की भी बतौर देश प्रतिष्ठा में आंच आने वाली है। और लगातार भारत विरोधी एजेंडे को जो भी तत्व वहां पर इस्तेमाल कर रहा है, वो जस्टिन ट्रूडो के साथ आप कहें तो दबाव में डालकर जस्टिन ट्रूडो से कुछ भी करवा ले रहा है। जी, लेकिन साफ है कि जयशंकर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कनाडा की बौखलाहट को लेकर ये फिलहाल खबर सामने आ चुकी है। मनीष, बने रहें आप हमारे साथ। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का मैं रुख कर रही हूँ, जहां बता दें खबर महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र चुनाव से पहले अवैध कैश बरामदगी का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। नाला सुपारा में एटीएम वैन से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, और भायंदर में भी एटीएम वैन से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ तो कर रही है। इस बीच आपको बता दें, विरार में भी कैश वैन से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बरामद पैसों की जानकारी नहीं दे पाए कैश वैन कर्मचारी। तो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लगातार अवैध कैश बरामद हो रहा है। मुंबई से सटे नाला सुपारा में एटीएम वैन से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए, तो वहीं भायंदर इलाके में एटीएम वैन से 1 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस प्रशासन को धोखा देने के लिए एटीएम वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबकि अवैध कैश मिलने की तीसरी घटना विरार से सामने आई है, जहां कैश वैन से पुलिस ने करीब 3 करोड़ की रकम जब्त की है। पुलिस के मुताबिक कैश वैन के कर्मचारी रुपयों की जानकारी नहीं दे पाए हैं, और जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि इस पूरे मामले पर वैन ड्राइवर ने क्या कहा है, आपको उसका बयान सुनवाते हैं। और ये कितना था अंदर कैश? आपको नहीं पता, ये मेरे साहब लोगों को पता है। मेरे कौन सा कंपनी की गाड़ी है? सीएमएस कंपनी से कहाँ है इसका ऑफिस? गोरेगांव। ये डेली इतना कैश लेके जाते हैं? काम जाता कभी ज़्यादा रहता है, बैंक वाले के ऊपर है। कौन से बैंक में आप कैश देते हैं? ICICI, SBI, स्टेट बैंक। किसी लोकल पार्टी के ऑफिस में गाड़ी जाती है? वो साहब लोग बताएंगे। ये मतलब कब से आप कर रहे हैं? मतलब मेरे को 4 साल हो गए। ये पिछले 8-10 दिन से हमेशा इतना कैश जा रही है? 4 साल हो गए मेरी कंपनी। कौन है आपका मैनेजर या बॉस, कौन है? साहब लोगों को पता है, साहब में से आपका नाम क्या है? पठान, नजीर पठान। अच्छा, हाँ, पुलिस सिक्योरिटी। अच्छा, तो एटीएम वैन से करोड़ों जब्त किए जा रहे हैं। चुनाव में क्या यह नया जुगाड़ है? ये इसलिए क्योंकि अब देखिए, महाराष्ट्र के विरार से खबर आई, जहां 6 बक्सों में कैश बरामद किया गया। मानवी पुलिस ने कैश को जब्त किया है, और एटीएम वैन से 2 करोड़ 80 लाख जब्त किए गए हैं। खबर महाराष्ट्र के ही मीरा भयंदर से भी आई, जब नया नगर में एटीएम वैन को पकड़ा गया और वैन में 1.25 करोड़ रुपए होने के आरोप लगे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। खबर महाराष्ट्र के नाला सुपारा से भी आई, जहां एटीएम वैन से कैश बरामद किया गया और पुलिस ने 300 करोड़ बरामद किए। वैन ड्राइवर से लगातार पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार अभियान का आगाज। सुबह 12 बजे धुले और दोपहर 2 बजे नासिक में जनसभा होगी। 6 दिन में महाराष्ट्र में पीएम मोदी की 10 रैलियां होने वाली हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दौरे से पहले सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संदेश दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र दौरे से पहले पीएम मोदी का ये संदेश। धुले और नासिक में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। पीएम ने कहा, महाराष्ट्र का एनडीए प्रत्याशियों को जिताने का दृढ़ निश्चय है।
और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली कब और कहां होगी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में पीएम की रैली 8 नवंबर को धुले और नासिक में होनी है। उसके बाद 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। 12 नवंबर को भी रैली है चंद्रपुर, चिमूर, सोलापुर और पुणे में। उसके बाद 14 नवंबर को संभाजीनगर और मुंबई में प्रधानमंत्री की रैली होगी। लेकिन आज होने वाली जनसभाओं के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दें, क्योंकि गृह मंत्री की भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी महाराष्ट्र में जनसभाएं होंगी। और फिलहाल इंफॉर्मेशन जहां जानिए, पहली जनसभा सुबह 11 बजे शिराला विधानसभा, विश्वासराव नाइक कॉलेज मैदान सांगली, यहां पर होने वाली है। इसके अलावा दूसरी जनसभा के बारे में जानकारी जो दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा, कराड़ दक्षिण विधानसभा, आदर्श विद्या मंदिर विंग, कराड़ सातारा। और साथ ही तीसरी जनसभा दोपहर 2:15 बजे सांगली में, और सांगली विधानसभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्टेडियम में ये जनसभा होगी। वहीं चौथी जनसभा होगी शाम 4:15 बजे इचलकरंजी विधानसभा, व्योमकोबा मैदान चौक, कोल्हापुर में। आज बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। आपको हम अब 6 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं जहां महापर्व छठ की छठा साफ नजर आ रही है। बिहार में पटना के दीघा घाट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दी। प्रयागराज के संगम घाट पर भी भक्तों ने भगवान दिवाकर को प्रणाम किया। वहीं दिल्ली में ITO के घाट पर भी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दी। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु से भी ऐसी ही तस्वीरें आई जहां भक्तों ने उगते सूर्य की पूजा की, घर परिवार की शांति और तरक्की की कामना की। पटना से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। सूर्योदय के साथ ही आस्था के महापर्व छठ पर्व का समापन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गंगा घाट पर मौजूद हैं। पटना में NIT घाट इसे कहते हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती अभी सुबह का अर्घ्य दे रहे हैं। इसके पश्चात ही ये पूजा विधि जो होती है वो उसका समापन हो जाता है और छठ व्रत का भी इस तरीके से समापन हो जाता है। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद छठ व्रती अब सुबह के अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन करेंगी। और तस्वीरें हम आपको जैसे दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। पटना में सूर्योदय का समय 6:02 निर्धारित था और उसके बाद अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू हुई। लोग गंगा में स्नान भी करेंगे, यहाँ पर प्रसाद वितरण भी लोग करेंगे आपस में, और उसके अलावा जो छठ व्रती हैं उनसे लोग आशीर्वाद भी लेते हैं। इन तमाम प्रक्रिया में समय लगता है और चूंकि हजारों की तादाद में एक घाट पर यहाँ लोग आते हैं, इसकी वजह से भी समय लगता है और 7 बजे तक ये अर्घ्य देने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। उसके अलावा भी पूजा अर्चना होती है, इसके बाद उसकी भी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन 4 दिनों के महापर्व का आज समापन हो गया है और जिसका इंतज़ार, जिसकी प्रतीक्षा बिहार के तमाम लोगों को होती है, जिस घड़ी की, वो घड़ी अब आ चुकी है। सूर्योदय के बाद से सुबह का अर्घ्य देने की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस जगह की तस्वीरें यहाँ पर अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सूप में तमाम प्रसाद रखा हुआ है, छठ व्रती के हाथ में है, उसमें एक दिया भी जलता हुआ आपको दिखाई देगा। और अब इस पर दूध रखा जाएगा और उसके बाद अर्घ्य इसमें दिया जाएगा, यानी कि गंगा के जल में उसको छूने के बाद ये अर्घ्य की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद समापन हो जाता है इस पर्व का। तो ये एक प्रक्रिया होती है और आस्था के महापर्व का इस तरह से समापन हो चुका है। हम तस्वीरें आपको पटना के NIT घाट से दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए कुणाल के साथ पटना से मैं अभिजीत ठाकुर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने लिया है बड़ा फैसला। सुसी विल्स को बनाया है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ। जीत के बाद ट्रंप ने महिला वोटर्स को दिया बड़ा मैसेज। TV9 भारतवर्ष ने कल ही बताई थी ये खबर। अब सुसी विल्स हैं कौन ये भी जान लीजिए, क्योंकि फ्लोरिडा की अनुभवी रिपब्लिकन रणनीतिकार मानी जाती हैं और सुसी विल्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2015 से जुड़ी रही हैं। हालांकि 2016 और 2020 में फ्लोरिडा में ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन की इन्होंने अगुवाई की थी और 2024 और इसी इलेक्शन कैंपेन का क्रेडिट सुसी विल्स को ही दिया जा रहा है। और अब आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष ने गुरुवार को ही बता दिया था कि सुसी विल्स व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बन सकते हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा ने सबसे पहले वॉशिंगटन DC से यह खबर दी थी। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल को कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि वो जनता के साथ किए हुए अपने वादे को पूरा कर सके और ग्लोबल इमेज जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो एक वैश्विक लीडर के तौर पर साबित कर सके। और इसके लिए उन्होंने जिस टीम का सिलेक्शन किया है उसमें
पुरानी टीम से सिर्फ माइक पोम्पियो को लिया है। अगर आप उनकी बेटी और दामाद को छोड़ दें, जो कि स्वाभाविक तौर पर उनके टीम का एक हिस्सा है, तो माइक पोम्पियो जो पिछली टर्म में अमेरिकी विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्हें इस बार रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात है। वहीं मार्क रूबियो को इस बार विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि कट्टर चीन विरोधी माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ट्रंप का जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो चीन का कट्टर विरोधी हो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो सिलेक्शन किया है, उस सिलेक्शन में उन्होंने कोशिश की है उन लोगों को उठाने की जिनकी बहुत साख है, जिनकी बहुत इज्जत है, और उसमें है केनेडी जूनियर। और अरब के केनेडी जूनियर हेल्थ के मामले में बहुत वोकल रहे, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है। विवेक रामास्वामी कम एज में उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी सिस्टम के बारे में बात कही थी, जिस तरह वो खुद भी एक राष्ट्रपति पद के दावेदार थे, उनको अपनी टीम में एक महत्वपूर्ण जगह देने का ऐलान खुद ट्रंप कर चुके हैं। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त भी हमारे साथ हैं। और मनीष, मैंने आपको इतनी देर इसीलिए रोका क्योंकि आपकी वही खबर और उस पर किस तरीके से आपने ये इनसाइड इंफॉर्मेशन कल दोपहर ही लाउड एंड क्लियर में दे दी थी। साफ हो गया कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं एक बड़ी रणनीति के तहत लिए जा रहे हैं, और सुसी वाइल्स का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें। बिल्कुल, देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ सबसे अहम पद होता है। प्रेसिडेंट और बाकी सरकार के लोगों के बीच का कनेक्शन होता है, और न केवल सरकार के लोगों का बल्कि प्रेसिडेंट के साथ बाहर किसी को अगर बात करनी हो, कांटेक्ट करना हो, मैसेज कन्वे करना हो, और ऐसे में आँख कान नाक की भूमिका होती है व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ की, और सुसी वाइल्स को वो जिम्मेदारी दी गई है। कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ट्रंप की टीम के 9 रत्न कौन हो सकते हैं, और उसमें से एक ये भी बताया था कि ट्रंप की टीम के जो कैंपेन कमेटी की हेड है सुसी वाइल्स, जिन्हें सुसन वाइल्स भी जिनका नाम है, और उनको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को कोऑर्डिनेट किया, कैंपेन को लीड किया, और जिसका परिणाम है कि ट्रंप इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आए हैं, तो ऐसे में उन्हें एक बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए थी, और ट्रंप ने वो भूमिका उनको दी, एक चीफ ऑफ स्टाफ बनाकर। अब इसके बाद ट्रंप को जो अपनी टीम में और दूसरे लोगों को नियुक्त करना है, उन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू होगा, और मुझे उम्मीद है कि TV9 लगातार उसके बारे में दर्शकों तक वो जानकारी देगा। हम लगातार बता रहे हैं कि किन किन लोगों को ट्रंप अपनी सरकार में हिस्सा बना सकते हैं और उन्हें किस तरह की प्रोफाइल दी जा सकती है, और उसमें से पहला नाम जो दिया गया वो चीफ ऑफ स्टाफ का दिया गया, और TV9 की खबर पर मुहर लगी है। तो TV9 जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंच रखता है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला अपॉइंटमेंट करते हैं, और उस अपॉइंटमेंट के बारे में 24 घंटे पहले हम अपने दर्शकों तक वो खबर लेकर आते हैं। और 24 घंटे में लिए जा रहे इन फैसलों के बारे में भी 24 घंटे आप ही नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल थोड़ा सा आपको विराम देंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है इस पर हमारी नजर रहेगी और अपडेट आपसे लेंगे। मनीष, शुक्रिया। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाकिस्तान बिल्कुल घबरा चुका है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर बाकी शहरों में चर्चाएं चल रही हैं कि अब पाकिस्तान का होगा क्या ट्रंप अपने रवैये को पहले जैसे ही सख्त रखेंगे या फिर इस बार पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछली बार ट्रंप जब सत्ता में थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए थे, और यही वजह है कि पाकिस्तान को ट्रंप के नाम से एक बार फिर डर सताने लगा है। अमेरिका में जीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा इसकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है। इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर और बाकी शहरों में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को पता नहीं डर क्यों सता रहा है। पाकिस्तान को पता नहीं किस बात की चिंता सता रही। वैसे ये बात दुनिया जानती है कि शहबाज सरकार को डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं। ये भी एक कारण है कि ट्रंप की जीत के साथ ही पाकिस्तान गिनती में लगा है कि ट्रंप को कितने वोट हिंदू के मिले हैं और कितने मुस्लिमों के। पाकिस्तान जानता है कि ट्रंप की जीत के असल मायने क्या है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा है। इसे एक लाइन में ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के लिए ट्रंप की जीत आउट ऑफ सिलेबस है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजहें हैं। इन सारी वजहों को एक एक करके जानेंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से इस बात से परिचित है कि ट्रंप कैसे फैसले लेते हैं और किस अंदाज में काम करते हैं।
ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान को डर सा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान में अचानक ही ट्रंप को लेकर खूब सारी बातें हो रही हैं। इसके पीछे कारण भी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान पर एक तरह से नकेल कस दिया था, जिसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान में एक तरह से तनाव पैदा हो गया था। कहते हैं कि इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। पाकिस्तान को सैन्य मदद में $300 मिलियन की कटौती, आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को फटकार, पाकिस्तान को जल्द सुधर जाने की चेतावनी भी मिली थी। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने सरल शब्दों में समझा दिया था कि अगर आतंकवाद को लेकर उसका स्टैंड नहीं बदला तो आने वाले दिनों में उसे बहुत कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ट्रंप ने फिर से वही रवैया इस बार भी अपनाया तो पाकिस्तान के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में ट्रंप की वापसी पाकिस्तान के लिए किसी भी हाल में अच्छा साबित नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि ट्रंप की जीत से इमरान खान को राहत मिलने वाली है। जब से यह हवा चल रही है कि इमरान खान को इससे फायदा मिल सकता है, उसके बाद से पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को ट्रंप में सिर्फ कमियां ही नजर आ रही हैं। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान को फिर से डर है कि ना तो उसे आतंक से छूट मिलेगी और मदद के नाम पर ट्रंप ने जो उसके साथ किया था वैसा ही कुछ फिर से ना कर दे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप की ओर कई मसलों को लेकर निगाहें टिकाए बैठी है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि ट्रंप का रवैया वैसा नहीं रहेगा जैसा बाइडेन का था। हालांकि ट्रंप के फैसले कैसे होंगे इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मैं पाकिस्तान अमेरिका साझेदारी को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रंप को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका से उनके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम को ऐसा नहीं लगता है। ये भी सच है कि बाइडेन के कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते थोड़े अच्छे हुए थे, लेकिन अब वो रिश्ते वैसे ही अच्छे रहेंगे इस पर शक है। इसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में चीन और अमेरिका दोनों से एक साथ रिश्ते बेहतर रख पाना मुश्किल होगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। पाकिस्तान को चिंता सिर्फ किसी एक मसले पर नहीं है, बल्कि कई मसलों पर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान का रिश्ता वैसा ही बना रहेगा जैसे बाइडेन के कार्यकाल में है, क्योंकि अभी पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों के साथ बेहतर रिश्ता बनाकर चल रहा है। लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा होना मुश्किल होगा। पाकिस्तान फिलहाल जिस स्थिति में है, ऐसे में किसी भी मसले पर पाकिस्तान से ट्रंप की नाराजगी उसे भारी पड़ सकती है, किसी भी मदद पर आंच डाल सकती है। मतलब ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को हर तरफ से सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात हिमाचल की सियासत में समोसे खाने को लेकर हुई सीआईडी जांच की। हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू के समोसे उनके सुरक्षा कर्मियों को दिए गए और सीआईडी ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में गलती को सरकार विरोधी काम करार दिया गया। कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते कंफ्यूजन हुई। 5 स्टार होटल से मंगाए गए थे ये समोसे। सीआईडी मुख्यालय के दौरे पर थे सीएम सुखविंदर सुक्खू। मामला 21 अक्टूबर का है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब सरकार विरोधी कृत्य इसे बताया गया है, क्या सामने आया जांच में मोहित? देखिए, जांच में कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है और ये माना गया है कि ये जो स्नैक्स मंगाए गए थे वो सीएम को सर्व ना होने की बजाय उनके सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिए गए और इसके अंदर कोताही थी कुछ अधिकारियों की और कुछ पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। और इस पूरी गतिविधि को, जो ये पूरी लापरवाही हुई, उसे सीआईडी विभाग विरोधी और सरकार विरोधी तरीका बताया गया है और अपने खुद के एजेंडे के अनुसार इन पुलिस कर्मियों पर काम करने का आरोप लगाया और इनसे फिलहाल जवाब मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब स्नैक्स खाने को लेकर ये मामला आखिर जांच के दायरे में आया क्यों?
देखिए, जांच के दायरे में इसलिए आया कि जो स्नैक्स सीएम के लिए मंगाए गए थे, जिसमें समोसे और केक बताए जा रहे हैं, वो सीएम को सर्व नहीं हुए और गलती से सीएम के जो सुरक्षा कर्मी थे उन तक ये स्नैक्स पहुंच गए और उनको सर्व कर दिए गए, जिसके बाद ये पूरा जो कंफ्यूजन था इसको लेकर जांच बिठाई गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब हिमाचल सरकार की काफी फजीहत भी हो रही है और विपक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इसको लेकर एक इतनी बड़ी जांच बिठाई गई, बाकायदा जांच रिपोर्ट सामने आई है और इस मामले में पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश के अन्य और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और पूरे मामले की जो जांच करवाई गई और एक सीनियर अधिकारी ने ये पूरी की पूरी जांच अपनी की और जिसके बाद ये जांच रिपोर्ट सामने आई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका।